नगर से कुछ दूरी पर सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के बाहर मिट्टी और फूस की एक जर्जर झोपड़ी में हरिदास अपनी पत्नी कमला और बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिदास रोज सूरज निकलने से पहले ही खेतों की ओर निकल जाता। गांव के बड़े जमींदार लालचंद सेठ के खेतों में मजदूरी करके ही उसका गुजारा चलता था। हरिदास, हाथ तेज चलाओ, कल तक खेत का सारा काम खत्म चाहिए। जैसा आप कहें सेठ जी। आज जाती समय मेरे घर भी आ जाना। पता नहीं अब क्या नया काम निकल आया है, शरीर तो पहले ही टूट चुका है। वो सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, आपने बुलाया था। बाहर अनाज की कुछ बोरियां पड़ी हैं, अंदर रख दो। मजबूर हरिदास बिना कुछ कहे बोरियां उठा लेता है और सभी बोरी घर घर में रख देता है। मालिक, सारा बोरी रख दिया हूं। ये लो 3 किलो चावल, आज के अतिरिक्त काम का यही मेहनताना है। हरिदास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। चावल लेकर घर पहुंचता है। मोहन बेटा, आज थोड़ा चावल लाया हूं। बाबूजी, आप इतना मत थका कीजिए, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा। हरिदास मोहन के बात को टाल देता है। सुनो कमला, रात का जो दाल बचा हुआ था उसे गरम करो और जल्दी से इस थैले में से चावल निकाल करके चावल बनाओ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। कमला चावल बनाती है। हरिदास चावल और दाल खा करके फिर अगले दिन काम पर निकल जाता है। अगले दिन भीषण गर्मी में काम करते हुए हरिदास बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी एक मजदूर बोलता है, अरे, हरिदास को क्या हो गया? इसे जल्दी से छाया में ले चलो। काफी देर तक हरिदास के चेहरे पर पानी छिड़कने के बाद हरिदास को होश आ जाता है। अरे, मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो जल्दी से काम को पूरा करते हैं। सभी लोग पुनः चले जाते हैं खेत में काम करने। काम करते करते शाम हो जाता है। फिर रात के अंधेरे रास्तों से हरिदास घर के लिए निकल जाता है। मन ही मन सोचता है, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी बस मेहनत और भूख के लिए ही बनी है? सड़क पार करते समय एक तेज गाड़ी उसे कुचल देती है। रात भर इंतजार के बाद, मोहन, तेरे पिता अभी तक नहीं आए, जाकर देखा। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। मोहन तुरंत दौड़ते दौड़ते पिता की तलाश में निकल जाता है। तभी सामने एक कार दिखाई देता है। उसके बगल में उसके पिताजी गिरे हुए दिखाई देते हैं। पापा, 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 क्या हो गया? मेरे पापा को बोल क्यों नहीं रहे हो पापा? मोहन समझ जाता है कि अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। बाहों में लेकर के शमशान घाट चला जाता है। अंतिम संस्कार के लिए चिता जल रही होती है और मोहन ध्यान से देखता रहता है और मन ही मन सोचता है कि आज मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। काश मेरे पिताजी होते तो आगे का जीवन कितना बेहतर होता, लेकिन कुछ भी नहीं। अभी तो मैं अपनी मेहनत पर कमाना नहीं स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आगे चलो, अब मेहनत से काम तो करना ही पड़ेगा। अब घर की सारी जिम्मेदारी मोहन पर आ जाती है। वो नदी से मछली पकड़कर गुजारा करने लगता है। कमला बेटे मोहन से बोलती है, बेटा, आज घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। माँ, मैं अभी जा रहा हूँ जंगल, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काटकर उसके बदले पैसे लेकर आता हूँ। मोहन कुल्हाड़ी लेकर घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। अरे बाप रे, कितना मेहनत लगता है लकड़ी काटने में। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तभी जंगल में किसी लड़की के रोने की आवाज मोहन को सुनाई देती है। मोहन जाकर देखता है तो कोई युवती बैठकर रो रही होती है। तुम कौन हो?
यहाँ अकेली क्यों हो? मेरा नाम नंदिनी है। मेरी माँ गुजर चुकी हैं और गांव का मुखिया मुझ पर जोर डाल रहा था, इसलिए मैं यहाँ भागकर चली आई हूँ। देखो नंदिनी, यहाँ जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मोहन उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। उसकी माँ जैसे ही देखती है, अरे मोहन, रुको वहीं, ये कौन है साथ में? इसे घर में क्यों लेकर आ रहे हो? मोहन जंगल में घटी हुई सारी घटना को बताता है। माँ, अब इसके बारे में जान ली हो तो लाओ खाना इसे खिलाओ, क्योंकि इसको बहुत जोरों से भूख लगी है। कमला दोनों को भरपेट भोजन कराती है। नंदिनी को भी मोहन के साथ अच्छा लगने लगा। साथ रहते रहते दोनों में प्रेम हो जाता है और जल्द ही कुछ दिनों में गांव के मंदिर में दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के दौरान कमला दोनों को पूरे जीवन खुश रहने की आशीर्वाद देती है। अगले दिन सुबह होते ही, नंदिनी, अब मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। अरे रुकिए, ये खाना भी तो साथ में लेते जाइए। ओहो, क्या नंदिनी, लाओ दे दो। नंदिनी खाने का टिफिन देती है और मोहन खाना लेकर के काम पर निकल जाता है। मोहन रोजाना की तरह मछली पकड़ने चला जाता है। तभी कुछ देर बाद आगे जाता है तो एक घायल हिरन को देखता है। हिरन को देखकर रुक जाता है और बोलता है, ये किसने घायल कर दिया इतने बुरे तरीके से? पहले इसकी मदद करता हूँ। मोहन हिरन की चोट को साफ करके दवा लगाता है, जिससे हिरन उठकर खड़ा हो जाता है। मोहन अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। बहुत ही अच्छा विचार का था। वो हमेशा सोचता था कि ज़रूरतमंदों की सहायता किया जाए, लेकिन उसके पास एक ही चीज़ की कमी थी, वो था घर में थोड़ी सी पैसे की कमी। बाकी दिल के बहुत ही साफ था। दूसरे की मदद करने में उसे बहुत अच्छा लगता था। हिरन जब उठकर खड़ा हो जाता है तो मोहन बहुत खुश होता है। देखते देखते तभी अचानक से हिरन एक साधु का रूप धारण कर लेता है। देखिए बालक, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम्हें लालच नहीं करना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा कड़ा दे रहा हूँ जिससे तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इससे मिलेगा उसे बांटने के काम में लेना, नहीं तो तुम्हारा उल्टा नुकसान होगा। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। साधु कड़ा मोहन के हाथ में देते हुए कहते हैं, बेटा मोहन, ये कोई साधारण कड़ा नहीं है। ये तुम्हें वो सब दे सकता है जो तुम मांगोगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच करोगे तो ये कड़ा तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मोहन थोड़ा घबरा जाता है। महाराज, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गरीब वही होता है जो बांटना नहीं जानता। अगर तुम इस कड़े से जो भी पाओ उसे दूसरों के साथ बांटोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर साधु अचानक से गायब हो जाते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब